हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड सारथी। मेरा नाम लावण्या है एंड यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ही पास आ चुका है, एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं एंड नाउ इज द टाइम दैट यू एक्चुअली पुट इन एफर्ट्स टू कंसोलिडेट योर प्रिपरेशन। तो ये जो वीडियोस आएंगे, पॉलिटी के रिवीजन सेशंस जो आएंगे, ये उन एरियाज को टैकल करेंगे जिन एरियाज को रिवाइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो फॉर एग्जाम्पल आज हम जो टैकल करेंगे वो है डीपीएसपी। हम एग्जैक्टली एक एक डीपीएसपी रिवाइज करेंगे so that you don't have to make that effort of opening the book and revising it all over again, क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो जाता है टॉपिक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। स्टार्ट करने से जस्ट पहले मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगी कि अगर आप या आपके कोई आसपास के लोग 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी हैव लॉन्च द बैच 2 ऑफ आर आत्मनिर्भर, दैट इज आर फाउंडेशन कोर्स। Now, foundation course will have everything that a foundation is supposed to have. ये मैं आपको बता देती हूँ. So, foundation course will be having 500 hours of prelims content. Prelims content मतलब foundational content. Then mains enrichment का 200 plus hours का content होगा. There will be live doubt resolution sessions. 40 plus live answer writing sessions, है ना? Live Zoom call पर आपसे answer writing करवाएंगे हम लोग. आर्ट ऑफ सॉल्विंग द प्रीलिम्स पेपर, सीसैट का फाउंडेशन इसी में इंक्लूडेड है, विच इज अ बिग डील। देन मेंटोरशिप सेशंस रेगुलर बेसिस पे with the mentors, with the faculties, with the selected aspirants. Then weekly schedule assignments और उसके discussions, PYQ discussions of mains as well as of prelims and prelims की test series. ये सभी कुछ included है and this will be available to you or anyone around you at a very affordable price, that is 16,999. ठीक है, 16,999 में ये available हो जाएगा. Even you can get a further 10% off on this particular amount also if you use this particular code LAV10. ठीक है, याद रखना ये चीज. That's all I wanted to tell you इस रिगार्ड में. Now let's start with the DPSPs. DPSPs के बारे में आपको पता है कि DPSPs आइडियल्स हैं जो कि एक स्टेट को ध्यान में रखने होते हैं while making policies and enacting laws. इनका सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये नॉट लीगली एनफोर्सेबल है, यानी दे आर नॉट लाइक फंडामेंटल राइट्स जिसके अंदर आप आर्टिकल 32 और 226 के अंदर सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने का इनका गोल रहता है, सो दैट इज देयर गोल. एंड ये बेस्ड है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रेजेंट किए गए थे. They are inspired from the Constitution of Ireland और आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. ठीक है, द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम दैट. सो दैट इज द बेसिक. 3 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड हैं एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू नो दैट नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सपर्ट्स ने दिया है. ठीक है, एक्सपर्ट्स ने, पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट्स ने, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. सो प्लीज रिमेंबर दैट. ठीक, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज हैज बीन डन एंड दैट इज फॉल्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्चुअल में रिवाइजिंग द डीपीएसपीज. विल स्टार्ट विद द सोशलिस्ट डीपीएसपीज. सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क्सिज्म से निकल कर आता है. सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दे कैन बी नो मेजर क्लास डिस्क्रिमिनेशन, है ना, रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एम एट. सो नाउ लेट्स कम टू द आर्टिकल्स वन बाय वन. सबसे पहले आर्टिकल 38 बोलता है कि एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. The exact same term has also been written in the preamble. Justice, social, economic and political. So please remember that. दूसरा है 38 का सेकेंड पार्ट जो है वो बोलता है to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities. इसको ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा. सो आर्टिकल 38 क्लॉज बी को ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो जिसने की 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक तरीके से रिवर्स कर दिया था. ये सब चीजें याद रहेंगी. ऑल राइट, 39 पे आ जाओ. ये सारे सोशलिस्ट चल रहे हैं.
सिक्योर सिटीजन्स राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, काम करने का जो हक है. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड. लाइवलीहुड, मटीरियल रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ये फॉलो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द ए एंड ए. हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इतनी ज्यादा है, the A's and the A's etc. So I won't take any names, but then it is there. Equal pay for equal work. This is in context of gender discrimination. ये सब आर्टिकल 39 में आता है. Then we have preservation of health and strength of workers and children. और उसके बाद लास्ट जो एस्पेक्ट है 39 का वो है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था. ठीक है, तो 44 से हमने देख लिया 38 का पार्ट बी एंड 42nd से हमने देख लिया 39 का लास्ट पार्ट. अब आ जाओ नेक्स्ट पे 39A. ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल से ऐड किया गया था. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका आर्टिकल 22 में भी दिया गया है कि किसी को भी अगर लीगल एड की जरूरत है, लॉयर की जरूरत है, स्टेट विल बी प्रोवाइडिंग इट फॉर फ्री. ये 42nd से ऐड किया गया था. तो 42nd एक बड़ी मिक्स टाइप की अमेंडमेंट थी, द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स एज वेल. अगला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देख लो कि अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट के केस में सिटीजन्स के पास काम होगा, राइट टू वर्क, एजुकेशन होगा, राइट टू एजुकेशन, एंड पब्लिक असिस्टेंस होगा. सो वेरी क्लियरली दिस इज अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. कई लोग इसे लिबरल इंटेलेक्चुअल में डालते हैं, बट दिस इज अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. क्लियर? नेक्स्ट. ज्यादा टाइम नहीं लगा रही मैं, आपको ऑलरेडी ये सब पता है. आई एम जस्ट गेटिंग इट रिवाइज्ड फॉर यू. जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. ये 42nd आर्टिकल है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड नहीं किया गया था, बट आर्टिकल 42 को आप कैसे याद रख सकते हो? मैटरनिटी रिलीफ की बात हो रही है. एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इमरजेंसी के टाइम पे लगाई गई थी. एंड एट दैट पॉइंट देयर वाज स्टेरिलाइजेशन ड्राइव गोइंग ऑन. So the aspects of maternity were not even happening. और यहाँ पे ये DPSP ऐड कर दिया गया कि just and humane conditions for work and maternity relief. But ये 42nd से ऐड नहीं किया गया है. ठीक है, तो ये 42 को याद रखना. देन अगला भी सोशलिस्टिक है. लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स. वर्कर्स के लिए है, तो इसीलिए इट बिकम्स अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, मार्क्सिज्म पे बेस्ड. तो 43 भी एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है. नेक्स्ट आ जाओ 43A. 42nd से ही ऐड किया गया था. सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. आप बोलोगे इतने डिटेल में ये क्यों ऐड की गई चीजें? भाई इंडिया इज अ सेक्युलर एंड ओवरऑल सोशलिस्ट स्टेट, सो दैट इज व्हाई वर्कर्स जो एक बहुत बड़ा चंक है हमारी पॉपुलेशन का, ऐसा नहीं है दैट वी कैन एक्चुअली इग्नोर देम. वी शुड नॉट इग्नोर देम. दैट इज वेयर दैट्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड. ठीक है, 42nd से ऐड किया गया था. अब 43A से डायरेक्टली जंप मार के आ जाओ 47 पे. Raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve the public health. This is also a socialistic principle. Public health है, ठीक है. Anything that is there for the masses is for the socialistic principles. याद रखना. 47 पे आ गए. यहां पे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स खत्म. अब आ जाते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, गांधी जी की आइडियोलॉजी पे. बहुत ही बेसिक तरीके से याद होने वाला एक आर्टिकल, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, endow them with necessary powers, authority to enable them as units of self government. ये अचीव हो चुका है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. एटलीस्ट ऑन पेपर ये अचीव हो चुका है. तो 40 नंबर आर्टिकल. मूविंग ऑन, आर्टिकल 43. 43 का एक पार्ट है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस. तो ये याद रखना कि 43 का एक पार्ट गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में भी बात करता है, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज. ठीक है, चरखा है ना, वहीं से आता है ये. 43 के बाद 43B को भी याद रख लेना. इट इज अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज.
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप इनकरेज करेंगे, वॉलंटरीली वो फॉर्मेशन हो उनका, ऐसा आप इनकरेज करेंगे। एंड दिस वन वाज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी याद रखना, ठीक है। 43 के बाद 43B, क्लियर हो गई। फिर आ जाओ अगले गांधीयन प्रिंसिपल पे 46 कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शंस के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी क्या बात करते थे, हरिजन समाज के बारे में बात करते थे। एंड हरिजन समाज के बारे में बात करने की वजह से ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स में रखा है। रखने को हम इसको लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में भी रख सकते थे, क्योंकि अंबेडकर जी भी उस बारे में बात करते थे, बट देन वी हैव केप्ट इट इन गांधीयन। Then 47, very clearly Gandhi ji did not like the intoxicating drinks का concept and drugs का concept, and he genuinely felt कि ये सब हमारे youth को या किसी भी part of the society को नहीं करना चाहिए। So prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। आपको सवाल ऐसे आ सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या डीपीएसपी है, और सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, 2 से 3 स्टेटमेंट आपको कम से कम दिए जाएंगे, सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड। देन 48 पे आ जाओ। 48 में भी लिखा गया है कि काउस, काफ्स एंड अदर मिल्क का जो स्लॉटर है उनको मारना है, उनको रोका जाएगा एंड उनको इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रूरल इंडिया, anything which is related to rural India is actually a Gandhian DPSP, clear? चलो अब आ जाओ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स बेसिकली बी आर अम्बेडकर जी की फिलॉसफी पर हैं और ओवरऑल जो लिबरलिज्म की फिलॉसफी है उस पर है। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना पूरे देश में, ये स्टेट को डायरेक्शन दी गई है। एंड गोवा इज द ओनली स्टेट राइट नाउ जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अडॉप्ट हुआ है, ठीक। एंड देयर आर टॉक्स कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में आएगा। 45 पे आ जाओ। 45 को लेके एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इट इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन, जो कि 2010 में फाइनली मिल गया था, ठीक है। 2009 में पास हो गया, 2010 में मिल गया। तो 45 में पहले ये लिखा था कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। 2009-10 तक हमें ये लगा कि हम इस लायक हो गए हैं कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे पाए। एंड दैट इज व्हाई वी इंप्लीमेंटेड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने की आर्टिकल 21A ऐड कर दिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल राइट, और 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज करके क्या बोला कि अप टू 6 इयर्स, यानी 0 to 6 इयर्स का जो एज है उसके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे ECCE भी बोलते हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। बेसिकली ये है क्या, द आंगनवाड़ी सिस्टम। द आंगनवाड़ी सिस्टम है ना, कि हर बच्चा अच्छे से न्यूट्रिशन पाए और स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो भी पाए। कहा जाता है कि 6 साल की उम्र तक बच्चे के दिमाग को जितना डेवलप होना होता है वो हो चुका होता है। So that's why this age is very very crucial. Then 48 पे आ जाओ। Organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Now you can say कि ये agriculture and animal husbandry है. Why is it in liberal intellectual principles? Because we are talking about modernizing it. ठीक है, अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री की भी बात करें या कोऑपरेटिव्स की बात करें तो उनको मॉडर्नाइज करने की बात नहीं की जा रही थी, उनको इनकरेज करने की बात की जा रही थी। दैट इज व्हाई दिस 48 हैज बीन क्लासिफाइड एज अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। क्लियर? फिर आ जाओ 48A, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। Even this was added by 42nd Constitutional Amendment Act. क्लियर हो गई बात? ऐसा बहुत सिमिलर सा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, वो फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर में मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा दूंगी। प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट,
which are declared to be of national importance. Now ये देख के हमेशा ऐसा ही लगता है कि ये सिटीजन्स को बोला गया होगा कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह का ध्यान रखो, और यू नो क्योंकि एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है कि प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, है ना, तो उससे हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं लोग. बट दिस वन, द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपीस, यानी कि ये स्टेट को डायरेक्शन दी जा रही है कि तुम इनको प्रोटेक्ट करके रखो. फाइन, याद रखना. देन आता है 50, separate the judiciary from the executive and in the public services of the state. ये बेसिकली यही मतलब है, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, की जुडिशरी लॉ मेकिंग ना करे और एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवर रीच ना करे जुडिशरी के काम में. तो बहुत सारी चीजें हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये कॉन्सेप्ट है. द लास्ट वन जो भी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आता है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ये प्रिंसिपल. सो देख लो, promote international peace and security and honorable relations between nations. ये करने के लिए हमने NAM इंप्लीमेंट किया. foster respect for international law and treaty obligations. ये भी ऑफ कोर्स हम करते ही हैं. जिस लॉ को हम फॉलो नहीं कर सकते उसको हम रैटिफाई ही नहीं करते. जैसे NPT हमने रैटिफाई नहीं किया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रिफ्यूजीज हमने रैटिफाई नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज वी नो that it can hamper our personal sovereign interest. Encourage settlement of international disputes by arbitration. Arbitration is an alternate dispute resolution mechanism और उसको follow हम करते हैं, ठीक है. We promote that we should also be a hub of international arbitration like Singapore is. So that's all. We are done with the revision of DPSPs. अगर चाहो तो इस लेक्चर को 2x पे 1.5x पे दोबारा से देख सकते हो, so that you can revise everything again. All the best everyone. Bye bye. Take care.